हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 60वें क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 392 का संबंध है 54 के साथ में, तो 632 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 392 से यहां पर 54 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार 392 से 54 लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 632 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 392 से यहां पर 54 लिखा गया है कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इस 392 की तीनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। तो यहां पर देखिए 392 की तीनों संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर कितना बन जाएगा, तो यहां पर देखिए 3 9 के हो जाएगा 27 और 27 दुआ कितना हो जाएगा, तो 27 दुआ हो जाएगा 54। यानी कि 392 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके यहां पर लिखा गया है 54। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 632 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस 632 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 6 गुणा 3 गुणा 2, तो यहां पर 632 की तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो देखिए यहां पर देखिए 6 हो जाएगा 18 और 18 दुआ कितना हो जाएगा, तो 18 दुआ हो जाएगा 36। यानी कि 332 की तीनों संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भूटान, भारत और राजस्थान का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यान से देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है और यह पता करना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। यदि आप रिलेशन पता कर लेते हो तो वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहां पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द हैं जिनसे हमें वेन डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए पहला शब्द है भूटान, दूसरा शब्द है भारत और तीसरा शब्द है राजस्थान। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे भूटान और भारत के बीच में। तो क्या भूटान और भारत इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि भूटान एक अलग देश है और भारत क्या है, एक अलग देश है।
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, भारत और राजस्थान के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या भारत और राजस्थान इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, भारत और राजस्थान के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो राजस्थान है ये एक राज्य है और किस देश का है? भारत देश का है। यानी कि जो राजस्थान है ये भारत देश का एक राज्य है। ठीक है, इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे भूटान और राजस्थान के बीच में। तो क्या भूटान और राजस्थान के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, भूटान और राजस्थान के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? भूटान के लिए। तो यहां पर देखिए ये पहला आरेख हो गया किसके लिए? भूटान के लिए। फिर देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? भारत के लिए। तो यहां पर देखिए ये दूसरा आरेख हो गया किसके लिए? भारत के लिए। और यहां पर देखिए भारत और भूटान इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर तीसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? राजस्थान के लिए। और अभी आपने बताया कि राजस्थान एक क्या है? भारत देश का राज्य है। तो राजस्थान आ जाएगा भारत देश के अंदर है। यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी आपके सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है एक के बाद में 121 के बाद में 441 441 के बाद में 961 और 961 के बाद में दिया गया है 1681 और 1681 के बाद में आपसे पूछा गया है किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे? तो इतना तो आपको पता चल रहा है कि सीरीज क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो मैंने आपको काफी बार बताया कि जब सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चले तो उस टाइप के सीरीज को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सीरीज में यदि संख्या कम कम रूप के अंदर बढ़े तो आपको क्या करना है? उस संख्या के अंदर किसी संख्या को प्लस करके देख लेना है। ठीक है, या फिर संख्या उससे थोड़ी सी बड़ी हो तो आपको क्या करना है? उस संख्या का किसी संख्या के साथ में गुणा करके देखना है। या फिर उससे बड़ी संख्या हो तो आपको क्या करना है? उस संख्या का स्क्वायर करके देख लेना है। या फिर उससे भी अधिक बड़ी संख्या हो तो आपको क्या करना है? उस संख्या का क्यूब करके देखना है। तो यहां पर संख्या में क्या दी हुई है? बड़े से बड़े रूप में दी हुई है। तो यहां पर हम सबसे पहले सोल्व करके देखेंगे इस सीरीज को स्क्वायर के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि सीरीज को सोल्व कैसे किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हमें यहां पर दिया गया है एक, तो ये एक क्या है? तो एक है एक का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां पर देखिए फिर क्या है? 121 121 क्या है? तो 121 है 11 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां पर देखिए यहां पर क्या है? 441 है 441 क्या है? तो 441 है 441 है 21 का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए फिर क्या है? 961 961 क्या है? तो 961 है 31 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या है? 1681 तो 1681 क्या है? तो 1681 है 41 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है? इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है? जो नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ है? पहले 1 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 21 का स्क्वायर, फिर 31 का स्क्वायर, फिर 41 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 1 से कितना हुआ? 11। तो 1 से 11 कैसे होगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें? प्लस 10 कर दें तो 1 और 10 हो जाएगा 11। फिर देखिए 11 के बाद में क्या हो रहा है? 21। तो 11 से 21 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए 11 के अंदर भी यदि हम क्या कर दें? प्लस 10 कर दें तो 11 और 10 हो जाएगा 21 से। फिर देखिए 21 से कितना हो रहा है? 31 से। तो 21 से 31 बनेगा कैसे? तो देखिए
21 के अंदर भी यदि हम प्लस 10 कर दें तो 21 और 10 हो जाएगा 31। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिए मेरे भाई 31 से कितना हो रहा है 41 से, तो 31 से 41 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें प्लस 10 कर दें तो 31 और 10 हो जाएगा 41। अब यहाँ पर देखिए सभी के अंदर क्या हो रहा है प्लस 10 हो रहा है, तो 41 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, तो 41 के अंदर भी प्लस कर देंगे 10 से, तो 41 और 10 कितना हो जाएगा, तो 41 और 10 हो जाएगा 51। अब यहाँ पर सभी का स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पर हम कर देंगे 51 का स्क्वायर, यानी कि 51 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, तो 51 का स्क्वायर यदि आपको नहीं भी पता हो तो आपको कर लेना है 51 गुणा में 51, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 51 गुणा में 51 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2601, यानी कि 51 का स्क्वायर होता है 2601, और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी कितनी, तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 2601। अब हमें देखना है कि 2601 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 2601 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के और इन सभी के अलावा बेसिक कंप्यूटर के साथ में लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा, और इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और मेरे भाई जो ये 21,000 क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी भाषा में रेलवे को IZRODZB लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको एग्जाम में जब भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि रेलवे को यहाँ पर IZRODZB कैसे लिखा गया है, फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर देखिए यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर देखना है कि रेलवे को यहां पर ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए आर को यहां पर लिखा गया है आई, ठीक है। आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ए को यहां पर लिखा गया है जेड, ए का विपरीत होता है जेड। इसी प्रकार से देखिए आई को यहां पर लिखा गया है आर, आई का विपरीत होता है आर। इसी प्रकार से देखिए एल को लिखा गया है डी, एल का विपरीत होता है ओ। फिर देखिए डब्लू को लिखा गया है डी, यानी कि डब्लू का विपरीत होता है डी। इसी प्रकार से देखिए ए को लिखा गया है जेड, यानी कि ए का विपरीत होता है जेड। फिर देखिए वाई को लिखा गया है बी, यानी कि y का विपरीत होता है b, यानी कि यहां पर थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। यहां पर देखिए रेलवे को यहां पर IZRODZB कैसे लिखा गया है, तो यहां पर रेलवे के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी लेटर का क्या लिखा गया है, विपरीत लिखा गया है। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर पुलिस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी का आपको विपरीत ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई यहां पर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां पर देखिए पहला लेटर है पी,
पी का विपरीत होता है क्या? तो पी का विपरीत होता है के। फिर देखिए क्या है पी के बाद में ओ। ओ का विपरीत क्या होता है? तो ओ का विपरीत होता है एल। इसी प्रकार से यहां पर देखिए यहां पर क्या है एल। एल का विपरीत क्या होता है? एल का विपरीत होता है ओ। इसी प्रकार से यहां पर देखिए एल के बाद में है आई। आई का विपरीत होता है आर, तो यहां पर हम लिख देंगे आर। फिर क्या है आई के बाद में है सी। सी का विपरीत क्या होता है? सी का विपरीत होता है एक्स, तो यहां पर लिख देंगे एक्स। उसके बाद में क्या है लास्ट में है ई। ई का विपरीत क्या होता है? तो ई का विपरीत होता है वी। यानी कि पुलिस को लिखा जाएगा के एल ओ आर एक्स वी। अब हमें देखना है कि के एल ओ आर एक्स वी ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 392 से यहां पर 2103 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 693 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि यहां पर 392 से यहां पर 2103 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले 392 की पहली संख्या और आखिरी संख्या को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। तो यहां पर देखिए 392 की पहली संख्या है 3 और आखिरी संख्या है 2, तो इन दोनों संख्याओं को पहले क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। यानी कि 2 को तो लिखा गया है पहले और 3 को लिखा गया है बाद में। और जो ये बीच के अंदर 9 दिया गया है, इस 9 के अंदर +1 करके यहां पर बीच के अंदर लिखा गया है। तो 9 के अंदर +1 करेंगे तो हो जाएगा 10। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि 392 से 2103 कैसे लिखा गया है और ये आप सभी के सामने यहां पर दिया भी गया है। तो अब करेंगे क्या, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 693 के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 693 की पहली और आखिरी संख्या को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो यहां पर देखिए 693 की पहली संख्या है 6 और आखिरी संख्या है 3। तो यहां पर देखिए 3 को तो हम लिख देंगे पहले और 6 को लिख देंगे बाद में। और जो बीच की संख्या ये 9 है, इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 9 के अंदर +1 करेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 10। यानी कि 693 को लिखा जाएगा 3106। अब हमें देखना है कि 3106 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 3106 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य में रौप्य मंदिर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है उड़ीसा राज्य में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के उड़ीसा राज्य में रौप्य मंदिर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक का संबंध है खगोल विज्ञान विषय से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न मैं काफी बार आपको करवा चुका हूं। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है या फिर किया गया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो विटामिन के होता है ये रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए की दोहरी कुंडलन संरचना की खोज किसने की थी? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डीएनए की दोहरी कुंडलन या दोहरी कुंडलित संरचना की खोज की थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हड्डियों और दांतों में मुख्य खनिज कौन सा है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हड्डियों और दांतों में मुख्य खनिज होता है कैल्शियम। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है बल और प्रत्युत्तर बल, या फिर इसी को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस तत्व का उपयोग रसोई गैस में गंध पैदा करने के लिए किया जाता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी बोल दिया जाता है कि रसोई गैस के अंदर है या फिर रसोई घर के अंदर जो गैस सिलेंडर होता है उसकी गैस में गंध पैदा करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो मरकैप्टन नामक तत्व होता है इस तत्व का उपयोग किया जाता है रसोई गैस के अंदर गंध पैदा करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की निम्न में से मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है रैम मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आईपी की फुल फॉर्म या आईपी का पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखना आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो लिनक्स या लाइनक्स सॉफ्टवेयर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। तो यहां पर देखिए 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और इन्हीं के साथ में मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ हमने तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस क्या है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
ALU का मुख्य कार्य क्या है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ALU का मुख्य कार्य होता है गणना करना और लॉजिक की संचालन करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य का सफल प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका देश ने, ऑप्शन बी है चीन देश ने, ऑप्शन सी है जापान देश ने और ऑप्शन डी है रूस देश ने। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाल ही में चीन देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य का सफल प्रशिक्षण किया है। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और देखिए जिस भी प्रश्न के अंदर आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके रेलवे NTPC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से कमेंट सेक्शन के अंदर देने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल की शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल की शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल की शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 2023 में कौन सा देश BRICS समूह का नया सदस्य बना था? तो यहां पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि 2023 में सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथोपिया, ये तीनों के तीनों देश BRICS समूह के नए सदस्य बने थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2019 के अंदर लागू की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक CNR राव को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 25 में से लगभग 23 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।